कामचोर जेठानी। कोमल अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी श्रृंगार कर रही थी। हाय कितनी खूबसूरत हूं ना मैं। किसी ने सच ही कहा है, कोमल जैसी कोई नहीं। उतने में कोमल की सास सुजाता आ जाती है। कोमल बहू, क्या सारा दिन आईने के सामने ही बैठी रहोगी? अब घर में कितना काम है, बाजार से सब्जी भी लानी है। ये पैसे ले बहू और बाजार से ताजी वाली सब्जी ले आ। माँ जी, आपकी वो छोटी बहू कहाँ है, काली हीरोइन? उससे कहिए ना सब्जी लाने का, मुझे कहाँ सब्जी लेनी आती है। अंजलि बहू बाहर कपड़े धो रही है, इसीलिए तू जाकर सब्जी ले आ बहू। ये माँ जी भी ना पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेंगी। कोमल घर से बाहर आती है। जिसका रंग काला सांवला था वो बाहर धूप में कपड़े धो रही थी। कितनी धूप है बाहर, इतनी धूप में तो मेरी गोरी स्किन एकदम अंजलि की तरह काली हो जाएगी। एक काम करती हूँ, इस अंजलि को ही सब्जी लाने भेज देती हूँ। अंजलि, यहाँ क्या कपड़े धो रही हो? अंदर माँ जी ने तुम्हारे नाम से पुकारा, घर सर पर उठा रखा है। क्या हुआ जेठानी जी, मैंने कोई गलती कर दी है क्या? बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने। माँ जी ना बहुत गुस्से में है। एक काम कर, ये पैसे पकड़ और तुरंत जाकर बाजार से ताजी वाली सब्जी ले आ। माँ जी बहुत गुस्से में है कि अब तक घर में सब्जी नहीं लाई अंजलि ने। पर माँ जी ने तो मुझे कहा ही नहीं सब्जी लाने का। मुझे पता है माँ जी ने नहीं कहा तुझसे, पर माँ जी ना एक नंबर की भुलक्कड़ है। अब देखो, माँ जी ने तुम्हें कपड़े धोने बिठा दिया और अंदर कहने लगी कि मैंने कब से अंजलि बहू को बाजार में सब्जी लाने भेजा है, अब तक वो आई नहीं सब्जी लेकर। अब माँ जी तो भुलक्कड़ है ना, वो भूल गई कि उन्होंने तुम्हें सब्जी लाने नहीं कपड़े धोने भेजा है। क्या मुसीबत है ये। तो इस घर में कुछ दिन पहले ही आई है ना, इसीलिए तो माँ जी के बारे में नहीं जानती। इसलिए दौड़ते हुए जा और भागते हुए बाजार से सब्जी ले आ, वरना अगर माँ जी बाहर आ गई ना तो तेरी खैर नहीं। जा अंजलि भाग। हाँ हाँ जाती हूँ। क्या परेशानी है ये, ऐसे कैसे कोई भूल सकता है। अंजलि बेचारी दौड़ती हुई पैसे लेकर बाजार चली जाती है। इस बेवकूफ को तो मैंने बेवकूफ बनाकर बाजार भेज दिया। चलो अब मेरा काम ये कर लेगी। बाप रे, अगर माँ जी ने मुझे यहाँ देख लिया, वो कहेंगी तू अब तक नहीं गई कोमल बहू बाजार। एक काम करती हूँ, टॉयलेट में जाकर छुप जाती हूँ। कोमल टॉयलेट में आकर बैठ जाती है। तभी सुजाता टॉयलेट में आती है तो उसे दरवाजा बंद दिखाई देता है। कमला, घर में कोई है भी या नहीं? फिर टॉयलेट के अंदर कौन बैठा है? अरे कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। अरे बाप रे, ये तो माँ जी है, ये यहाँ कैसे आ गई? सुजाता दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे आवाज तो दो, कौन है अंदर? सो गया क्या? टॉयलेट में कौन है? बाहर निकल जल्दी, मुझे जोर से लगी है। अरे बाप रे, अब क्या करूं? सुजाता काफी देर तक चिल्लाने लगी। कौन है बदतमीज जाकर बैठा है टॉयलेट में? एक काम करती हूँ, अजीत के कमरे में चली जाती हूँ। सुजाता वहां से जाने लगती है। तभी वो बाहर देखती है कि बाहर तो अंजलि थी ही नहीं। अच्छा, तो टॉयलेट में अंजलि बहू है, आने दो उसे बाहर। सुजाता अजीत के कमरे में चली जाती है। इधर कोमल घर से बाहर चली आती है। थोड़े समय बाद अंजलि पसीने से लथपथ हुए सब्जी लेकर आती है। अरे अंजलि, ले आई तू सब्जी? ला मुझे दे दे। कोमल सब्जी लेकर अंदर आती है। कोमल बहू, ले आई सब्जी? हाँ माँ जी, मैं ले आई सारी सब्जियाँ, मैं इन्हें रसोई में रख देती हूँ। इधर बाहर अंजलि, थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। अंजलि जैसे ही अंदर आती है तभी सुजाता अंजलि से कहती है। अंजलि बहू, क्या रात में चूहों की चटनी खाई थी क्या? इतनी देर से टॉयलेट में क्या कर रही थी तू? तुझे मैंने कपड़े धोने को कहा तो तू टॉयलेट में जाकर टाइम पास कर रही थी, कामचोर कहीं की। माँ जी, आप ही ने तो मुझे सब्जी लाने भेजा था ना। सब्जी लाने? पागल हो गई क्या? मैंने तुझे कपड़े धोने को कहा था। जेठानी जी ने सही कहा था, माँ जी ना एक नंबर की भुलक्कड़ है। अंजलि बाहर कपड़े धोने चली जाती है। दोपहर का समय। कोमल बहू, जाकर रसोई में खाने की व्यवस्था कर दे, तेरे ससुर जी और महेश अजीत आते ही होंगे। माँ जी, अंजलि से कह दीजिए ना, मेरी पीठ में ना बहुत दर्द हो रहा है। कोमल बहू, वो अंजलि बहू सारे कमरों की सफाई कर रही है,
उसे मैंने सफाई करने को कहा है। जा, तू जाकर सबके लिए खाना बना दे। कोमल सुजाता के कमरे से बाहर आती है। मैं क्या इस घर की नौकर हूँ जो खाना बनाऊं सबके लिए? ये काम भी मैं अंजलि को सौंप देती हूँ। कोमल अंजलि के पास आती है। अरे अंजलि, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ जी ने तुझे कब से खाना बनाने को कहा है। देख वो कितना चिल्ला रही है। जा जल्दी से रसोई में खाना बना। अरे क्या मुसीबत है, माँ जी ने खुद मुझे सफाई का कहा और अब वो भूल गई। क्या भुलक्कड़ सास से पाला पड़ा है मेरा। अंजलि बेचारी परेशान हो चुकी थी। वो दौड़ती हुई रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। इसी तरह काम से बचने के लिए कामचोर कोमल अपनी सास की झूठी भूलने की बीमारी का कहकर अपना सारा काम अंजलि से करवाने लगती है। दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहा। अंजलि अकेले ही घर का सारा काम करने लगी और कोमल अंजलि को बेवकूफ बनाती रही। एक दिन अचानक कोमल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। वो अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। तभी बाहर सुजाता कोमल से कहती है, कोमल बहू, ये कामचोर अंजलि ने तो परेशान करके रख दिया है। इसे मैं जो काम देती हूँ वो काम करने के बजाय वो कोई और ही काम करने लगती है। अब वो बीमारी का नाटक करके अपने कमरे में पड़ी है। इसीलिए जा बहू, पहले घर की सफाई कर और फिर सबके लिए खाना बना दे। मैं तब तक बाजार से राशन ले आती हूँ। इतना कहकर सुजाता घर से बाहर चली जाती है। घर के सारे सदस्य भी अपने अपने काम पर गए हुए थे। यहाँ मैं नौकरानी की तरह अकेली घर का सारा काम करूं और वहाँ वो कलूटी महारानी बीमारी का नाटक करके अपने कमरे में आराम कर रही है। अंजलि, अगर तू चालू है ना तो मैं भी महा चालू हूँ। घर का काम तो तू ही करेगी। कोमल अंजलि के कमरे में आती है। अंजलि, क्या यहाँ पैर पसारे पड़ी है? चलो, घर में बहुत काम है। माँ जी ने कहा है अंजलि और तुम दोनों घर का सारा काम करके रखो। माँ जी बाजार गई है। जेठानी जी, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मेरी तबीयत बहुत खराब है। आज के दिन आप ही कर लीजिए ना काम। अंजलि, इतना सारा काम मुझे अकेली से कैसे होगा? चलो उठो जल्दी। बाहर माँ जी चैन नहीं लेने देती, यहाँ जेठानी जी सोने नहीं देती। अंजलि बीमार शरीर के साथ कोमल के साथ बाहर आती है। एक काम करती हूँ, इस कलूटी को घर के काम में लगा देती हूँ और बहाना करके अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अरे अंजलि, पहले तुम घर की अच्छे से सफाई कर लो, तब तक मैं अपने कमरे से गंदे कपड़े लेकर आती हूँ। इतना कहकर कोमल अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इधर बुखार से तपतपाता शरीर लिए अंजलि घर की साफ सफाई करने लगती है। थोड़े समय बाद अचानक काम करते करते अंजलि को चक्कर आने लगते हैं। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं जेठानी जी? अंजलि सीढ़ियां चढ़कर कोमल के कमरे में चली जाती है। तभी अचानक सीढ़ियों पर ही अंजलि को चक्कर आ जाता है और वो धड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी अंजलि की आवाज सुनकर कोमल कमरे से बाहर आती है। अरे बाप रे अंजलि, अंजलि उठो, क्या हुआ तुम्हें? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। कोमल तुरंत ही डॉक्टर को बुलाती है। उस समय सुजाता भी घर चली आती है। देखिए, इन्हें बहुत तेज बुखार है। ऐसे में घर का काम करना इनकी जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। इन्हें जितना हो सके उतना आराम दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अंजलि, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि सच में तुझे इतना तेज बुखार है। मुझे लगा तुम नाटक कर रही हो। मुझे माफ कर दे अंजलि। इतनी बीमार होने के बाद भी मैंने तुझसे घर का काम करवाया। हाँ बहू, मुझे भी लगा कि शायद काम से बचने के लिए तुम बीमारी का नाटक कर रही हो। कोई बात नहीं माँ जी, जेठानी जी, आप बड़े हो और आप दोनों का मुझ पर पूरा हक है। आप जब चाहे मुझसे काम करवा सकते हो। तुम कितनी अच्छी हो अंजलि। आज से मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी काम में कामचोरी नहीं करूंगी। हमेशा तेरे साथ मिलजुल कर ईमानदारी से घर का काम करूंगी। अंजलि की बीमारी ने उसकी जेठानी कोमल की आंखें हमेशा हमेशा के लिए खोल दी थी, जिसके बाद कोमल ने हमेशा के लिए काम चोरी करना छोड़ दिया और वो अकेले ही घर का सारा काम करने लगी और अपनी बीमार देवरानी की सेवा भी करने लगी। गायत्री बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तभी वो अपनी दोनों बेटियों से कहती है, देखो बेटा, मेरी जिंदगी का कब मैं इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाऊं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। गायत्री अपने कानों में से सोने की बालियां उतार कर अपनी दोनों बेटियों को दे देती है और उनसे कहती है, ये सोने की झुमकियां तुम दोनों के लिए। आज से ये तुम्हारे पास मेरी आखिरी निशानी की तरह रहेंगी। अगर कभी कोई भी परेशानी हो तो तुम इनका इस्तेमाल जरूर करना। माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? कुछ नहीं होगा। हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। माँ, आप परेशान मत होइए। पिताजी डॉक्टर को लेने के लिए गए हैं, कुछ देर में आते ही होंगे।
क्या हुआ राधिका, तुम कहाँ खो गई? इन सोने की झुमकियों को देखकर मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन माँ को हमने आखिरी बार देखा था। अगर तुम्हें याद हो तो माँ ने ये भी कहा था कि इन झुमकियों का इस्तेमाल तब करना जब हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, और आज वही दिन है। चलो पिताजी के पास चलते हैं। वो दोनों अपने पिता कैलाश के पास आ जाती हैं और उन्हें अपनी माँ की आखिरी निशानी देते हुए कहती हैं, पिताजी, माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो फिर हम इनकी आखिरी निशानी को देखकर क्या ही करेंगे। ये सोने की झुमकियाँ आप एक सुनार को बेच दो, वो कुछ पैसे दे देगा और उन पैसों से हम खुद का कोई काम खोल लेंगे। अरे बिटिया, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इस निशानी के अलावा तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की और कोई आखिरी निशानी भी नहीं है। ये चली गई तो फिर तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी भी चली जाएगी। पिताजी, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, और अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो ना जाने हम तीनों का क्या होगा। पिताजी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम अपनी माँ की निशानी को खो देंगे। आज हमें जरूरत है, इसीलिए हम इसे गिरवी रख देंगे, और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम इसे सुनार से वापस ले लेंगे। तुम दोनों कितनी समझदार हो। अगर तुम्हारी माँ ये देख रही होती तो वो बहुत खुश होती। कैलाश ऐसा कहकर उन दोनों से सोने की झुमकियां ले लेता है और उसे सुनार की दुकान पर बेच देता है। आते वक्त उसे एक छोले भटूरे का ठेला दिखाई देता है, जिसे सोचकर वो उन पैसों से छोले भटूरे का सामान ले आता है। ये सब क्या है पिताजी? आप ये क्या लेकर आए हो? ये छोले भटूरे का सामान है। मैंने सोचा है कि हम छोले भटूरे की रेहड़ी लगाएंगे। अरे वाह पिताजी, मैंने भी यही सोचा था। चलो अब हम लोग थोड़ी मेहनत करते हैं, क्या पता हमारी मेहनत का फल अच्छा हो। राधिका और शीतल दोनों बहनें मिलकर अपने पिता की बहुत सहायता करती हैं, जिसके बाद वो तीनों मिलकर गांव के अंदर छोले भटूरे की रेहड़ी लगा देते हैं। सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, मौसम भी ठीक था, लेकिन अब देखो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गर्मी भी बहुत होती जा रही है, लेकिन कोई भी हमारी रेहड़ी से छोले भटूरे लेने आ ही नहीं रहा। ऐसा रहा तो हम कैसे कमा पाएंगे? दोपहर होने को आई है, 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। अरे बिटिया, हर काम में धीरज रखना पड़ता है। सब्र का फल मीठा होगा, चिंता मत करो। कई घंटों तक वो तीनों धूप में रेहड़ी लगाकर खड़े होते हैं। गर्मी में उनके पसीने भी निकलने लगते हैं, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उनकी दुकान पर नहीं आता। लेकिन उनके सामने ही एक छोले भटूरे का रेस्टोरेंट होता है, जहां से गांव के सभी लोग छोले भटूरे खरीद रहे होते हैं। कोई भी हमारे छोले भटूरे खरीदना ही नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। लोगों को तो दिखावटी चीजें ही अच्छी लगती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी रेहड़ी पर कोई भी कस्टमर नहीं आता, जिसकी वजह से कैलाश और उसकी दोनों गरीब बेटियां मायूस हो जाती हैं। तभी कैलाश अपने मन ही मन सोचता है, हे भोलेनाथ, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने अपनी बेटियों के कहने पर उनकी माँ की आखिरी निशानी सोने की बालियां तक बेच दी। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से ये छोले भटूरे कोई खरीद भी नहीं रहा। अब मैं अपनी दोनों बेटियों का पेट कैसे पालूंगा? हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। वो ऐसा सोचता ही है कि तभी वहां पर एक भूखा प्यासा आदमी गुजर रहा होता है। चलते चलते वो अचानक से उनके ही छोले भटूरे की रेहड़ी के पास आकर गिर जाता है। पिताजी, देखिए वहाँ पर कोई आदमी गिर गया है, चलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। राधिका अपनी बहन और अपने पिता के साथ उस बुजुर्ग आदमी के पास जाती है। वहाँ से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति केवल तमाशा देखता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन राधिका, शीतल और कैलाश ये तीनों उस बुजुर्ग को उठाकर एक कुर्सी पर बैठा देते हैं और उसे सबसे पहले पानी पिलाते हैं। जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी को होश आ जाता है, वो आदमी कहता है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। खाना ना खाने की वजह से मुझे चक्कर आए थे, मैं गिर गया था। क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकते हो? अरे बाबा, क्यों नहीं दे सकता? रुको, मैं अभी आपको छोले भटूरे बना कर देता हूँ, आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। कैलाश ऐसा कहकर छोले भटूरे बनाता है और उस बुजुर्ग आदमी को दे देता है, जिसके चलते वो बुजुर्ग आदमी छोले भटूरे खाने लगता है। देखते ही देखते उसे छोले भटूरे का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाए हैं। ये लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए। शीतल के हाथों से वो बुजुर्ग आदमी पानी पी लेता है और उन तीनों का इतना अच्छा स्वभाव देखकर वो बुजुर्ग आदमी बहुत खुश होता है। पानी पीते पीते अचानक से उस बुजुर्ग आदमी के अंदर से एक अलग प्रकार की रोशनी निकलने लगती है। देखते ही देखते वो भोले बाबा के रूप में आ जाता है। स्वयं भोलेनाथ मेरे सामने, मैं तो धन्य हो गया बाबा। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है और इतनी सेवा की है कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ। भोले बाबा, ये तो हमारा कर्तव्य था
तुमने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। भोलेनाथ के ऐसा कहते ही उनके हाथों से एक रोशनी निकलती है और राधिका, शीतल और कैलाश की रेहड़ी पर जाकर गिरती है। देखते ही देखते वो रेहड़ी बहुत सुंदर और आकर्षक लगने लगती है, जिसके बाद भोलेनाथ कहते हैं, आज से ये रेहड़ी मामूली नहीं बल्कि एक जादुई रेहड़ी है और इस रेहड़ी के छोले भटूरे खाकर लोग हमेशा तुम्हारा गुणगान करेंगे और तुम्हें ये रेहड़ी फलेगी। इतना कहकर भोलेनाथ वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद कैलाश की रेहड़ी के आसपास देखते ही देखते लोग आना शुरू हो जाते हैं। कैलाश सभी को छोले भटूरे बनाकर खिलाता है। जैसे ही गांव के लोग कैलाश के हाथों से बने हुए छोले भटूरे खाते हैं, सभी उसकी तारीफ के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। वाह भाई वाह, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलते जितनी तुम्हारी दुकान पर मिल रहे हैं। तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट बना रखा है। सच में ऐसा स्वाद तो मैंने कभी छोले भटूरे में खाया ही नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मैं अपने घर पर भी लेकर जाना चाहती हूँ। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दीजिए। कहा तो उनकी रेहड़ी पर कोई भी नहीं आ रहा था। वहीं अब देखते ही देखते लोगों की लाइन लग जाती है। कुछ ही देर में वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। शाम होते ही उनकी रेहड़ी का बंद करने का समय हो जाता है, लेकिन आखिरी में एक बूढ़ी औरत आती है। अगर तुम्हारी दुकान पर कुछ है तो खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। कैलाश उस बूढ़ी औरत को भी छोले भटूरे खिलाता है और उसकी अच्छे से सेवा करता है। देखते ही देखते उसके छोले भटूरे की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है और वो अच्छा खासा कमाने भी लगता है। वो अब अपने कमाए हुए पैसों में से एक हिस्सा गरीब बुजुर्गों पर खर्च करता है और उनके लिए एक संस्था भी बनवा देता है। जहाँ तो वो एक फकीर था, वहाँ पर वो अब छोले भटूरे बेचकर बहुत अमीर हो जाता है, जिसके चलते गाँव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगते हैं।